क्या मोदी सरकार ने भारतीय एंटरप्राइजेस से 150 करोड़ रुपए गुप्त चुनावी चंदा दिया और उसके बदले में उसे उपग्रहों से होने वाली ब्रॉडबैंड सेवा का कॉन्ट्रैक्ट देने वाली थी, वो भी साल 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर। याद कीजिए दोस्तों, दिसंबर 2023 में क्या हुआ था। दिसंबर 2023 में 146 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें जैसे ही निलंबित किया जाता है, मोदी सरकार एक टेलीकॉम बिल 2023 पारित करती है। इस टेलीकॉम बिल का क्या मकसद होता है? इस टेलीकॉम बिल का मकसद यह होता है कि अब उपग्रहों के जरिए जो ब्रॉडबैंड सेवा का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, उसे आवंटित करने के लिए नीलामी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, शासकीय आदेश की जरूरत पड़ेगी सिर्फ। यानी कि मोदी सरकार जिसे मर्जी चाहे यह कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। और आप जानते हैं कि नीलामी प्रक्रिया कहीं ज्यादा पारदर्शी होती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। याद कीजिएगा दोस्तों, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंसेस को रद्द कर दिया था। क्यों रद्द कर दिया था? क्योंकि उस वक्त की जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 122 कंपनियों को लाइसेंसेस आवंटित किए थे बगैर नीलामी प्रक्रिया के। याद कीजिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने उसे सबसे बड़ा घोटाला बताया था। हालांकि उस वक्त ये जानकारी बिल्कुल सामने नहीं आई कि जिन कंपनियों को लाइसेंसेस मिले थे, क्या उन कंपनियों ने कांग्रेस को पैसा दिया था? यह जानकारी सामने उभर कर नहीं आई थी। मगर अब करीब 11 साल बाद जब मोदी सरकार टेलीकॉम बिल लाती है, यानी जमीन तैयार कर रही है भारतीय एयरटेल को उपग्रहों के जरिए जो ब्रॉडबैंड सेवा का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारतीय एयरटेल ने मोदी सरकार को, या ये कहा जाए भाजपा को, 150 करोड़ रुपए गुप्त चुनावी चंदे के जरिए दिए। विपक्ष यही सवाल कर रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? सबसे पहले आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये खबर की है 3 पत्रकारों ने, रागमलिका कार्तिकेयन, आनंद मंगनले और नील माधव। यह है वो खबर। भारती ग्रुप्स 150 करोड़ बॉन्ड डोनेशन टू बीजेपी कोइंसाइडेड विद मोदी गवर्नमेंट्स टेलीकॉम यू टर्न। सरल भाषा में, एक तरफ भारतीय टेलीकॉम भाजपा को 150 करोड़ रुपए चंदा देती है और साथ ही साथ मोदी सरकार टेलीकॉम के मुद्दे पर सीधा यू टर्न ले लेती है। यानी 2012 में मोदी सरकार यह कह रही थी कि भाई टेलीकॉम से जुड़ा स्पेक्ट्रम जो है उसका आवंटन नीलामी के जरिए होना चाहिए। मगर अब साल 2023 में वो बिल ले आती है, 146 सांसदों को निलंबित करके, संसद के बाहर करके, और वो बिल क्या कहता है दोस्तों कि उपग्रहों से मिलने वाली ब्रॉडबैंड सेवा का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नीलामी के जरिए नहीं, वो महज मोदी सरकार के प्रशासनिक आदेश के जरिए मिलेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसे मिल रहा है दोस्तों? ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वन वेब इंडिया। अब आप कहेंगे वन वेब इंडिया क्या है? वन वेब इंडिया भारतीय इकाई है एक अंतरराष्ट्रीय उपग्रह कंपनी जिसका नाम है यूटेलसेट वेब। अब आप कहेंगे इस यूटेलसेट वेब का भारतीय टेलीकॉम से क्या लेना देना है जिसने भाजपा को 150 करोड़ रुपए दिए? यूटेलसेट वेब कंपनी जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा शेयर भारतीय एयरटेल के हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि यूटेलसेट वेब पर एक किस्म का हक, अधिकार, मालिकाना हक भारतीय एयरटेल का है। अगर आप में से कुछ लोग अब भी नहीं समझे हैं तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जी हां, सही कहा अमित जी ने, क्रोनोलॉजी समझाऊंगा। और वो क्रोनोलॉजी क्या है दोस्तों, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रही है। सबसे पहले 2G स्पेक्ट्रम को महाघोटाला कहा था बीजेपी ने उस समय, यानी 2012 को आदेश आया था अदालत का जिसमें 122 आवंटन रद्द कर दिए गए थे। अदालत ने कहा था शासकीय आदेश के तहत नहीं, आप नीलामी प्रक्रिया को फॉलो कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए। इस क्रोनोलॉजी का यह है पहला पहलू। दूसरा पहलू, फास्ट फॉरवर्ड 11 साल।
फिर दिसंबर 2023 को 146 सांसदों को निलंबित करके संसद के बाहर मोदी सरकार टेलीकॉम बिल 2023 लाती है और यहीं पर खेला होता है दोस्तों। यानी कि नीलामी की व्यवस्था को हटाकर एक नई स्कीम लागू की, जिसके तहत स्पेक्ट्रम शासकीय आदेश के अनुसार आवंटित किए जाने की व्यवस्था थी। यानी 2012 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल उलट। इस आदेश के तहत वन वेब इंडिया को स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने की जमीन तैयार हो रही थी। गौर कीजिए दोस्तों इस पहलू पर। इस आदेश के तहत वन वेब इंडिया को स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने की जमीन तैयार की जा रही थी। दोस्तों इसके तहत आपको 2 तारीखों पर गौर करना पड़ेगा। पहली तारीख है 24 अगस्त 2021 और दूसरी तारीख है 21 नवंबर 2023। इन दोनों तारीखों में वन वेब इंडिया के लिए मोदी सरकार ने राह आसान की। यानी कि उन्होंने 2 शर्तों को पूरा किया, जिसके जरिए उन्हें सैटेलाइट स्पेक्ट्रम यानी कि उपग्रहों के जरिए जो ब्रॉडबैंड सेवा का कॉन्ट्रैक्ट है वो मिल सकता था। अगर वो ये 2 शर्तें पूरे नहीं करते तो उन्हें सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नहीं मिल सकता है। और वो 2 शर्तें क्या हैं दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 24 अगस्त 2021 को वन वेब इंडिया को भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी दूर संचार सेवा से मिलता है GMPCS लाइसेंस। अब आप कहेंगे ये GMPCS लाइसेंस क्या है? GMPCS लाइसेंस है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट, यानी कि उपग्रहों के जरिए दूर संचार सेवा, उसका इस्तेमाल आपके मोबाइल में हो सके। वो लाइसेंस मिला वन वेब इंडिया को। तारीख है 24 अगस्त 2021। अब दूसरी तारीख पर आइए जिसका मैंने जिक्र किया, 21 नवंबर 2023। ये वो तारीख है दोस्तों जब वन वेब इंडिया को इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से उपग्रह की क्षमता यानी सैटेलाइट कैपेसिटी का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया, ऑथराइजेशन मिल गया। अब इन दोनों तारीखों पर एक बार फिर गौर कीजिए, 24 अगस्त 2021, 21 नवंबर 2023। 21 नवंबर 2023 यानी टेलीकॉम बिल, नए टेलीकॉम बिल को लाए जाने से ठीक 1 महीने पहले। कहने का अर्थ क्या है यहां पर दोस्तों? कहने का अर्थ साफ है, जमीन तैयार की जा रही थी वन वेब इंडिया को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने को लेकर, क्योंकि दौड़ में इस वक्त सिर्फ वन वेब इंडिया है, वो वन वेब इंडिया जिस पर भारतीय टेलीकॉम का या भारतीय एंटरप्राइजेस का अधिकार है, मालिकाना हक है। अब मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा। आप ये सवाल कर रहे हैं कि क्या यह भ्रष्टाचार का मामला है? सबसे पहली बात, इस वक्त वन वेब इंडिया को यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, मगर जैसे मैंने कहा उसकी जमीन तैयार की जा रही है, एक एक शर्त वो पूरा कर रही है। नंबर 2, मोदी सरकार टेलीकॉम बिल लाती है ताकि उसके जरिए उनके लिए राह आसान हो जाए। और वो टेलीकॉम बिल कैसे लाया जाता है? 146 सांसदों को निलंबित करके। आपको याद है मैंने बाकायदा उस दिन शो भी किया था और मैंने कहा था यह अप्रत्याशित है, 146 सांसदों को निलंबित करना ऐसे भला कौन करता है? हम नहीं जानते थे कि 146 सांसदों को इसलिए निलंबित किया जा रहा है ताकि आसानी से नया टेलीकॉम बिल जो है वो पारित किया जा सके, जिसके जरिए नीलामी की प्रक्रिया को कुचला जा सके और उसके जरिए उपग्रहों से मिलने वाली ब्रॉडबैंड सेवा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो महज शासकीय आदेश से जारी किया जा सके, दिया जा सके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें उन्होंने 122 आवंटन रद्द कर दिए थे, वो आवंटन जो कि शासकीय आदेश से मिले थे, और अदालत ने कहा था कि भाई नहीं, आप नीलामी प्रक्रिया के जरिए दीजिए। जब यह आदेश आया था तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था यह भ्रष्टाचार है। भाजपा ने इसे कांग्रेस का भ्रष्टाचार बताया था। 2G स्कैम। 2014 के पहले खबरें क्या आती थी? इतना गया, कोयले में गया, 2G में गया। 2G का काल
2G का काल यानी निराशा, हताशा, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, और आज उस कालखंड से बाहर निकलकर देश ने 3G से 4G और 5G और 6G तक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 11 साल बाद मोदी सरकार न सिर्फ ये कर रही है, बल्कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस कंपनी को वो ये कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, उसने भाजपा को गुप्त चुनावी चंदे के जरिए 150 करोड़ रुपए दिए। अब आप बताइए दोस्तों, आप इसे भ्रष्टाचार कहेंगे या क्या कहेंगे? क्या मोदी मीडिया इस मुद्दे को उठाएगी? बिल्कुल नहीं उठाने वाली है दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उपग्रहों से मिलने वाली ब्रॉडबैंड सेवा से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट की नीलामी नहीं हो रही है, मगर गोदी मीडिया की नीलामी तो बहुत पहले हो चुकी है दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस देश का नागरिक होने के नाते आपको ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? कल ही मैंने न्यूज क्लिप के लिए एक शो किया, और उस शो में मैंने आपको बताया था कि जिन बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनियां यानी फार्मा कंपनियों के दवा टेस्ट फेल हो गए, उन पर भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया, और उन बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज ने भाजपा को करोड़ों रुपए रिश्वत में दिया। विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, वो 8 कंपनियां कौन सी थी, और उन 8 कंपनीज ने किस तरह से भाजपा को खुलकर चुनावी चंदा दिया। वो मेरी रिपोर्ट दोबारा देखिए। और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं, करीब 8 कंपनियां, उन्होंने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, उन पर क्या आरोप थे, एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों हम बात करना चाहेंगे टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। एक बार फिर वो डेटा दिखाना चाहता हूं। टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने भाजपा को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है। अब मैं एक एक करके बताना चाहता हूं टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर गुजरात के अहमदाबाद में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई गई 3 दवाइयों का ड्रग टेस्ट फेल हो गया दोस्तों। वे दवाएं कौन कौन सी थी उस पर भी गौर कीजिएगा। पहली दवाई डेप्लिट A50, निकोरन IV2 और लोपोमाइड, ये 3 दवाइयां टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की फेल हो गई। उसके बाद डेप्लिट A50 दिल का दौरा पड़ने से बचाती है, और निकोरन IV2 दिल के कार्यभार को कम करती है। लोपोमाइड का इस्तेमाल अल्पकालिक या दीर्घकालिक दस्त के इलाज के लिए किया जाता है, यानी कि इनमें से 2 का सीधा नाता आपके दिल से है और 1 का इलाज दस्त के लिए। और ये तीनों कहीं ना कहीं बहुत ही संवेदनशील हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इस कंपनी ने 7 मई 2019 और 10 जनवरी 2024 के बीच 77.5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। इन 77.5 इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से 61 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इनकी जो 3 दवाइयां फेल हुई थी, इस पर भाजपा सरकार ने क्या कार्रवाई की? सबसे बड़ी बात, इनमें से कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी पैसे दिए। आपने इन पर क्या कार्रवाई की? क्या ये सवाल ही पूछा जाना चाहिए? और अगर क्या ये सवाल मैं पूछ लूं, इससे मैं क्या देशद्रोही हो जाता हूं? चलिए अब बात करते हैं सिप्ला की। सिप्ला लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड का जो रजिस्टर्ड ऑफिस दोस्तों वो है मुंबई में। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई दवाओं की 7 बार, जो इन्होंने दवाएं बनाई थी, 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुआ। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इन्होंने कितना गुप्त चुनावी चंदा दिया। इस कंपनी ने 10 जुलाई 2019 और 10 नवंबर 2022 के बीच 39.2 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, और इस 39 यानी 39.2 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से 37 करोड़ भाजपा को दिए गए और 2.2 करोड़ कांग्रेस को दिए गए। तीसरी कंपनी सन फार्मा लेबोरेटरीज। दोस्तों सन फार्मा लेबोरेटरीज का जो मुख्यालय है वो कहां है? वो मुंबई में है।
साल 2020 और 2023 के बीच 6 बार इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए। 6 बार दोस्तों, 6 बार बहुत मायने रखता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया। 15 अप्रैल 2019 और 8 मई 2019 को इस कंपनी ने कुल 41.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और यह सारा का सारा पैसा भाजपा के पास गया। अब हम बात करते हैं जॉइड्स हेल्थ केयर लिमिटेड की। जॉइड्स हेल्थ केयर लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। साल 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई गई रामडेसिविर दवाओं की एक बैच में गुणवत्ता की कमी पाई थी। याद है आपको रामडेसिविर दवाएं दोस्तों? रामडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना के दौरान किया जा रहा था। बाद में पता चला था कि उसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं थी। हम नहीं जानते वो अफवाह किसने फैलाई थी कि रामडेसिविर का इस्तेमाल करने से कोरोना जो है उस पर काबू पाया जा सकता है। ये दूसरा खेला है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कंपनी है इसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना सीक्रेट चुनावी चंदा दिया। ये देखिए, 10 अक्टूबर 2022 और 10 जुलाई 2023 के बीच इस कंपनी ने 29 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 18 करोड़ भाजपा को, 8 करोड़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे को और 3 करोड़ कांग्रेस को दिए गए। इसके बाद हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड और हेटेरो लैब्स लिमिटेड, इसका जो दफ्तर दोस्तों वह है तेलंगाना हैदराबाद में। साल 2018 और 2021 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 7 ड्रग्स टेस्ट फेल हुए। और कीजिए दोस्तों, कंपनी का नाम है हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड और हेटेरो लैब्स लिमिटेड। इनकी बनाई गई दवाएं 7 बार फेल हुई। क्या कार्रवाई हुई और क्या इन्होंने सीक्रेट चुनावी चंदा दिया? बिल्कुल सही दोस्तों, सही पहचाना आपने। कितना चुनावी चंदा दिया, किस साल से किस साल के बीच में दिया, इस पर भी गौर किया जाए। हेटेरो लैब्स लिमिटेड ने 7 अप्रैल 2022 और 12 अक्टूबर 2023 को 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 20 करोड़ के बॉन्ड बीआरएस को और 5 करोड़ के बॉन्ड्स बीजेपी को दिए गए। अरे भाई, आपसे ज्यादा तो बीआरएस को पैसे मिले, कम से कम आपको तो सिर्फ 5 करोड़ मिले थे ना। आप कार्रवाई कर देते। क्या पता आपके कार्रवाई करने से मामला ही उलट जाता। मुद्दा क्या है दोस्तों? लोगों की जान के साथ खिलवाड़, और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा इस मुद्दे पर कांग्रेस क्या कह रही है। अब छठा नंबर आता है इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसका मुख्यालय गुजरात में है। आप गौर कर रहे हैं, अधिकतर दवा कंपनियों के मुख्यालय गुजरात में है। क्या उन पर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्या यह गुजरात मॉडल है? जवाब आपके सामने है। जुलाई 2020 में इस कंपनी की बनाई गई दवा एनाप्रिल का ड्रग टेस्ट फेल हुआ। अब 10 अक्टूबर 2022 को 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन्होंने खरीदे और 20 के 20 करोड़ रुपए गए भाजपा की जेब में। सातवीं कंपनी आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड, इनका मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। 2018 में इस कंपनी की बनाई गई दवा लारियागो टैबलेट का ड्रग टेस्ट फेल हुआ। इन्होंने 10 नवंबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच 13.5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और 13.5 करोड़ के बॉन्ड्स में से 10 करोड़ भाजपा की जेब में गए, 3.5 करोड़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पास गए। तो आज मैंने आपको 2 चीजें दिखाई। सबसे पहले रागमलिका अनंत और नील माधव की वो रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि मोदी सरकार ने जिस मुद्दे को 2012 में भ्रष्टाचार बताया था, 2023 में वही वो कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसे कंपनी से 150 करोड़ रुपए भी मिले, जिसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है या कम से कम उसकी जमीन तैयार की जा रही है। और दूसरी बड़ी बात, दवा कंपनियां जो दवा टेस्ट फेल कर गई थी, बहुत बड़ा मामला है, वो भाजपा और बीआरएस को करोड़ों का चुनावी चंदा दे रहे थे। और ये दवा कंपनियां उन पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे रही थी जिनके राज्यों में इन्हें अपनी कंपनियां स्थापित करनी थी, इन्हें अपना कारोबार करना था। अब आप बताइए ना दोस्तों, गुप्त चुनावी चंदा आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है या नहीं है? या आप अब भी शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दफन रखेंगे?
और ये जो मामला हमारे सामने दिखाई दे रहा है, उसको लेकर आपके जहन में कोई सवालात नहीं पैदा होंगे। मैं तो ये लगातार मुद्दे उठाते रहूंगा दोस्तों, और तथ्यों के आधार पर एक एक मुद्दे को परख कर ही ये मुद्दे मैं आपके सामने लाऊंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।